गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। और थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था पंजाब का उत्थान और विलय। उसमें हमने लाहौर की संधि कंप्लीट कर ली थी। लाहौर संधि के बाद भी पंजाब में जो अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति थी उसमें सुधार नहीं हो पाया था। अतः एक नई संधि की गई 30 दिसंबर 1846 को, जिसे भैरोवाल की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में आप देखो, स्वयं सिख सरदारों द्वारा अंग्रेजों से अनुरोध किया गया था कि वह पंजाब के शासन में हस्तक्षेप करें और पंजाब के शासन को संभालें। कुछ विद्वान इस भैरोवाल की संधि को लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी पुकारते हैं। इस संधि की जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी। महाराजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब का शासन एक परिषद को सौंपना तय किया गया, जिसका अध्यक्ष अंग्रेज रेजिडेंट था, या अंग्रेज रेजिडेंट को इस परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था और उसे परिषद के 8 सदस्यों यानी अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य और इस परिषद में मनोनीत किए गए थे, और उन 8 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार इस परिषद के अध्यक्ष को दिया गया था। इस संधि से रानी जिंदन, जो दलीप सिंह की मां थी, को प्रशासन से पूरी तरह वंचित कर दिया गया था। जबकि वास्तव में हम देखें, अल्पवयस्क होने पर शासकों के जो संरक्षक का कार्य है वो उसकी माताओं के द्वारा किया जाता रहा है। और जब दलीप सिंह को भी पंजाब के सिंहासन पर बैठाया गया था तो रानी जिंदन उसकी संरक्षिका बनी थी। लेकिन भैरोवाल की इस संधि ने रानी जिंदन को प्रशासन से पूरी तरह वंचित कर दिया था। दूसरी संधि के रूप में कंपनी की सेना पंजाब में रखने का निश्चय किया गया। इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया, जो वार्षिक थे, यानी एक साल में 22 लाख की राशि जो थी वो दी जाती थी अंग्रेजों को, पंजाब राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से जो अंग्रेज सेना रखी गई थी। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण संधि भैरोवाल की हुई थी अंग्रेजों और पंजाब राज्य के बीच में, जिसमें निश्चित रूप से जो संधि की शर्तें थीं उससे न सिर्फ अंग्रेजों का वर्चस्व पंजाब पर बढ़ा था, बल्कि धीरे धीरे पंजाब की राजनीति जो थी वो भी उनके नियंत्रण में आती गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, जो 1848 से 1849 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। अब इस संधि के जो कारण थे इससे पूर्व हम देख लें। इस समय गवर्नर जनरल जो था, जनवरी 1848 ईस्वी में हार्डिक के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया था। हार्डिक द्वारा प्रयोगात्मक सहनशीलता की नीति का पालन किया गया था या अनुसरण किया गया था। वहीं हम देखें, डलहौजी द्वारा इस प्रयोगात्मक सहनशीलता की नीति का परित्याग कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि डलहौजी जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, और वह हर दशा में भारत में ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसने कार्यभार ज्वाइन करने के बाद कुछ समय में ही अपनी जो नीति थी उसको कार्यान्वित करना प्रारंभ कर दिया, यानी साम्राज्य विस्तार की उसकी जो पॉलिसी थी उसको उसने कुछ ही महीनों के बाद अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया था। अब ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था उसके कारण थे, उनमें सर्वप्रथम आप देखिए, सिख सेना द्वारा रणजीत सिंह के राज्य को पुनः स्थापित करने और स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास किए गए। अब यहाँ हम देखते हैं, सिख सेना जो थी, आप सभी जानते हैं, रणजीत सिंह के द्वारा एक शक्तिशाली, संगठित और अनुशासित सेना का गठन किया गया था। तो ये सिख जो थे, अब इन्हें ये विश्वास था
कि उनकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो पराजय हुई, उस पराजय का कारण उनकी कम संख्या अथवा कमजोरी न होकर उनके विश्वासघाती नेताओं जैसे लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह, जिनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, कि गद्दारी के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। और अब उनमें ये विश्वास उत्पन्न हुआ था कि यदि वे पुनः संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करें तो निश्चित रूप से रणजीत सिंह का जो राज्य था उसे पुनः स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह से सिख सेना में जो एक नया विश्वास जागृत हुआ था, उस विश्वास ने उन्हें पुनः अंग्रेजों के समक्ष खड़ा कर दिया था। दूसरे पॉइंट के रूप में अंग्रेज रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस का पंजाब के जो राजनीति थी उसके मामलों में या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। यद्यपि संधि के द्वारा यह तय किया गया था कि जो रेजिडेंट होगा वो राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के द्वारा पंजाब की राजनीति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया गया। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, जो मुसलमान थे उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाने लगी जो सिखों को पसंद नहीं आई। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जैसे भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था में भी मामूली परिवर्तन किए गए तो सिख जो थे उनके असंतोष में निरंतर वृद्धि होने लगी। अगले कारण के रूप में रानी जिंदन पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसे प्रशासन से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। यहाँ पर आप देखिए, लाल सिंह जो था, लाल सिंह द्वारा कश्मीर में विद्रोह किया गया था, तो उसको सजा के रूप में पदच्युत कर उसे बनारस भेज दिया गया था, किंतु रानी जिंदन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब रानी पर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र का आरोप लगा करके उसे भी शासन से पृथक कर दिया गया था और उसे वार्षिक पेंशन देकर पंजाब से बाहर रहने के लिए विवश किया गया था। ये जो था कार्रवाई रानी जिंदन के विरुद्ध, इसे सिखों ने अपना अपमान समझा और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। अगले कारण के रूप में ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकारों में वृद्धि और उसका निरंकुश होना। धीरे धीरे जो अंग्रेज रेजिडेंट था उसके अधिकार जो थे उनमें वृद्धि कर दी गई और वह पूरे अपने निरंकुशता के साथ पंजाब के राज्य का शासन संचालन करने लगा। अगला कारण था सिख सेना में असंतोष। हम सभी जानते हैं, लाहौर की संधि के तहत सिख सेना की जो संख्या थी उसमें भारी कमी कर दी गई थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस और उसका भाई जॉन लॉरेंस ने संधि की शर्तों को कार्यान्वित करते हुए हजारों की संख्या में जो सिख सैनिक थे उनको पद से विमुक्त कर दिया था या पद से हटा दिया था। इतना ही नहीं, जो बचे हुए सैनिक थे उनके वेतन में भी काफी कमी कर दी गई थी, जिससे सिख सेना में असंतोष बढ़ता गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की बात अब प्रारंभ कर दी। तात्कालिक कारण के रूप में यदि हम देखें, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह था, जो कि 1844 ईस्वी में किया गया था। असल में ये घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई थी। 1844 में मुल्तान के गवर्नर और मूलराज के पिता सावंतमल का निधन हो गया था। लाहौर दरबार ने उसके उत्तराधिकार के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे मूलराज ने देना स्वीकार नहीं किया था, वरन उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसके तात्कालिक कारण के रूप में जाना जाता है मूलराज का विद्रोह। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उनमें नवंबर 1848 ईस्वी में लाहौर दरबार की ओर से हजारा के विद्रोह का दमन करने के लिए
ब्रिटिश सेना ने रावी नदी को पार किया था। इसे हम ये कह सकते हैं अंग्रेज सेना का पंजाब राज्य के विरुद्ध एक सैनिक कार्रवाई थी और ये बहाना मात्र बनाया गया था कि जो विद्रोह है उसके दमन के उद्देश्य से सेना आगे बढ़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिनाब नदी के तट पर रामनगर नामक स्थान पर पहला युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। लेकिन यहाँ आप देखिए, अंग्रेजों को क्षति उठानी पड़ी, इसके बाद भी डलहौजी जो था वो किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने इसे एक दुखद घटना कहकर इसको टाल दिया। 3 दिसंबर को सादुलपुर के निकट दोनों पक्षों के बीच युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध का निर्णय जो था वो अनिर्णायक रहा, यानी किसी भी एक पक्ष को विजय हासिल नहीं हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण घटना थी 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिलियानवाला का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, या दोनों पक्ष जो थे वो इस युद्ध से बहुत बड़ी भयंकर रूप से हताहत हुए थे, उन्हें जान माल की हानि उठानी पड़ी थी। यहाँ स्थिति ये थी कि ना तो सिख कमजोर पड़ रहे थे और ना ही अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि 22 फरवरी को मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया और मूलराज के आत्मसमर्पण करने से सिखों की शक्ति जो थी उसे निश्चित रूप से हानि उठानी पड़ी थी, या सिखों की शक्ति जो थी या सिख सेना का विश्वास जो था उसको काफी चोट पहुंची थी। 21 फरवरी 1849 ईस्वी को मूलराज के आत्मसमर्पण से पूर्व 21 फरवरी 1849 ईस्वी को गुजरात नामक स्थान पर, आप देखिए ये गुजरात यहाँ स्टेट नहीं है बल्कि पंजाब में एक जगह का नाम है, गुजरात नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका था और इस युद्ध में जो सिख सेना थी उसकी निर्णायक पराजय हुई थी। अंत में 12 मार्च 1849 ईस्वी को जो महत्वपूर्ण सिख सरदार थे जैसे शेर सिंह, छतर सिंह तथा अन्य सरदार जो थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेक दिए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक शक्तिशाली सिख सेना जिसने रणजीत सिंह के नेतृत्व में विशाल पंजाब साम्राज्य का निर्माण किया था, अब वही सिख सेना अपनी एकता और संगठन के अभाव में अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश हो गई थी। इस तरह से अंततः पंजाब राज्य जो था उसकी पराजय हुई और अंग्रेजों ने पंजाब को कंपनी साम्राज्य में विलीन कर लिया या कंपनी साम्राज्य में उसका विलय कर दिया गया। अब अगला हमारा टॉपिक है पंजाब का विलय, जो 29 मार्च 1849 ईस्वी को किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक घोषणा कर ब्रिटिश जो दलीप सिंह का साम्राज्य था यानी पंजाब राज्य, उसे कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया, जहां से कुछ वर्षों के बाद ही स्वयं दलीप सिंह जो था वो इंग्लैंड चला गया और उसके साथ रानी झिंदन जो थी वो भी इंग्लैंड चली गई और दलीप सिंह द्वारा इंग्लैंड में रहते हुए ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार पंजाब का राज्य जो था वो काफी जद्दोजहद के बाद कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इस पंजाब विलय के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, कुछ इतिहासकारों ने डलहौजी की नीति का समर्थन किया है तो कुछ इतिहासकार डलहौजी की इस नीति को अनैतिक बताते हैं और उनका ये मानना है कि डलहौजी द्वारा अनेक कुचक्र रच करके
पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य या कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब यदि हम बात करें सिखों के पराजय के कारण जो अंग्रेजों के साथ सिखों के युद्ध हुए, उसमें अंग्रेजों की पराजय के क्या कारण रहे, तो उसमें कुछ सबसे पहले हम लेते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण में आप देखिए तो निश्चित है कि सैनिक शक्ति जो थी सिखों के पास कम नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में यदि हम देखें, जिस पाश्चात्य पद्धति से अंग्रेज सेना को गठित किया गया था, जिस पाश्चात्य अस्त्र शस्त्रों से अंग्रेज सेना का संगठन था, उसकी तुलना में सिख सेना जो थी वो कमजोर थी। दूसरी ओर यदि हम देखें, सिख सेना में कहीं ना कहीं एकता का भी अभाव था। अंग्रेज अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए एक होकर के लड़ रहे थे, वहीं सिखों में इस आपसी एकता का भी अभाव रहा था। दूसरे कारण आप सभी जानते हैं, विश्वासघातियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और यदि विश्वासघातियों को अलग कर दिया जाए तो सिख सेना किसी भी रूप में अंग्रेजों से पराजित नहीं होती। तो इसलिए जो इस सेना का पराजित होने का कारण था, उसमें विश्वासघातियों जैसे गुलाब सिंह, तेज सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके साथ साथ आप देखिए, डोगरा और सिंगनवालिया सरदार जो थे, जो महाराजा रणजीत सिंह के समय तक अपना महत्वपूर्ण और भरपूर सहयोग सिख राज्य और सिख सेना को प्रदान करते आए थे, वही डोगरा और सिंघनवालिया सरदार जो पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, उन सरदारों में अब एकता नहीं रही, और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में उन्होंने राज्य को छिन्न भिन्न करने में भूमिका निभाई, और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने लगे, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। एंड लास्ट में हम लेते हैं लॉर्ड डलहौजी की महत्वाकांक्षा। लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। आगे भी हम देखेंगे इसकी नीतियों में किस प्रकार से इसने पंजाब के साथ साथ अन्य भारतीय राज्यों को भी कंपनी साम्राज्य में विलय किया था। तो उसकी महत्वाकांक्षाएं जो थी वो निरंतर बढ़ती गईं, और भारत में आने के बाद वह भारत में कंपनी शासन को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध था। वो भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था, और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने पंजाब राज्य पर भी आधिपत्य स्थापित कर उसे कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया था। इस तरह से ये पंजाब विलय का जो टॉपिक था आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अवध विलय के साथ पुनः हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।